साथियों, तो आज अपन एक बार फिर से आपके बीच उपस्थित हैं राजस्थान बजट का ये अंतिम और तीसरा वीडियो लेके। देखिए, आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो है राजस्थान का कृषि बजट। राजस्थान का कृषि बजट पिछली वीडियो में अपन ने बात करी थी कि सरकार ने 2012-13 में जो निकाला था वो क्या था, जेंडर बजट निकाला। और फिर उसके बाद में 2021-22 का बजट था वो था पेपरलेस। और अब की बार सरकार ने जो निकाला वो निकाला अपना ये कृषि बजट। तो अपन जो है वो कृषि बजट पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले शुरुआत करें कृषि बजट की। देखिए, पहली स्लाइड में क्या है, पहली जो स्लाइड है उसमें अपन ने लिखा है कि ये जो कृषि बजट है वित्तीय वर्ष 22-23 का जो कृषि बजट है उसका आय व्यय का अनुमान है। प्रश्न यहाँ से इस तरह से उठेगा कि राजस्थान सरकार के द्वारा जारी जो कृषि बजट है उस कृषि बजट का आपको क्या बताना है, आकार बताना है। कृषि बजट का आकार कितना है, तो ये डेटा आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे 78,938.68 करोड़ रुपए, 78,938.68 करोड़ रुपए, यह है क्या, कृषि बजट का आकार। इतने रुपए वर्ष 22-23 में सरकार कृषि बजट के रूप में खर्च करेगी। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न अपना यहीं से निकलता है कि राजस्थान के कृषि बजट का कुल आकार कितना है, 78,938.68 करोड़ रुपए, 78,938.68। अच्छी तरह से याद रखें। अब देखिए, दूसरी चीज आपको इसमें क्या देखनी है कि जो ये विभिन्न प्रकार की मदें दे रखी है उनमें आपको ये सीक्वेंस बनाना है कि 1 से लेकर 4 तक, 1 से 4 तक जो टॉप 4 मद हैं वो कौन कौन सी है। ये इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो खर्च सरकार करेगी वो देखो इसमें किसमें कर रही है, 29,862.09 करोड़। कौन सा, कृषि अनुदान। तो पहले नंबर पे तो क्या आ गई, कृषि सब्सिडी, कृषि अनुदान। सबसे ज़्यादा खर्च किस पे करेगी, जो 78,938.68 करोड़ रुपए सरकार खर्च करने जा रही है कृषि बजट में, उसके एक नंबर पे खर्चा होगा 29,862.09 करोड़, और वो किसका होगा, कृषि अनुदान का होगा। ठीक है, उसके बाद में दूसरा देखते हैं। देखिए, दूसरा है ये 20,270 करोड़, 20,270 करोड़, ये है एग्रीकल्चर क्रेडिट, कृषि शाख। दूसरा है 20,270 करोड़ कृषि शाख। आपको ये डेटा भी याद रखना है, और डेटा याद नहीं रहते हैं तो कोई बात नहीं, आपको ये सीक्वेंस तो जरूर याद रखना है, क्योंकि आरएस में मुख्य रूप से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सीधा कभी नहीं पूछा जाता। उसमें यही पूछा जाता है कि सरकार के द्वारा निर्धारित जो कृषि बजट है उस कृषि बजट में जो प्रमुख मदें हैं उनको घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, और आपको 4 मदें दे दी जाएगी। तो पहला सबसे ज्यादा एक सरकार किस पे कर रही है, 29,862.09 करोड़, किस पे, कृषि अनुदान पे। और उसके बाद में दूसरा है कृषि शाख पे 20,270 करोड़। और उसके बाद में तीसरा देखिए किस पे है, 11,946.31 करोड़, 11,946.31 करोड़। आधारभूत संरचना, जैसे एग्रो फूड पार्क्स बनाएगी सरकार, गोदाम बनाएगी, स्टोरेज के लिए व्यवस्थाएं करेगी, ये सारी चीजें जो आधारभूत संरचना के लिए सरकार ने 11,000। थोड़ा सा टेक्निकल व्यवधान था, चलो देखते हैं अब। तो अपन ने 3 चीजें देखी कि पहले नंबर पे है कृषि अनुदान, दूसरे पे है अपना कृषि शाख, और तीसरे पे आधारभूत संरचना। अब देखिए 4 नंबर पे कौन सा है, 4 नंबर पे ये है 4465.18 करोड़, 4465.18 करोड़। ये कौन सा है, रिस्क मैनेजमेंट, जोखिम प्रबंधन। ये 4 चीजें आपको याद रखनी है, अपने को पूरी डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं। एक तो आपको इनका सीक्वेंस याद होना चाहिए कि सबसे ज्यादा किस पे व्यय किया गया है, दूसरे नंबर पे कौन सा है, तीसरे नंबर पे कौन सा, और चौथे नंबर पे कौन सा है। और इसके साथ साथ कृषि बजट का कुल आकार कितना है। तो एक बार फिर से अपन देख लेते हैं। कुल आकार अपना 78,938.68 करोड़। ठीक है, एक नंबर पे है अपना कृषि अनुदान 29,862.09 करोड़। 2 नंबर पे है वो है अपनी कृषि शाख, एग्रीकल्चर क्रेडिट, जो है 20,270 करोड़। 3 नंबर पे है आधारभूत संरचना का विकास, उसमें है 11,946.31 करोड़। और 4 नंबर पे है रिस्क मैनेजमेंट, जोखिम
प्रबंधन, ये सीक्वेंस 4465.18 करोड़, ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। आपको डेटा ये याद होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आपको ये 4 सीक्वेंस तो याद होने ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो कृषि बजट के अंदर सरकार एक नई स्कीम लाई है, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना कि ये योजना संचालित किससे होगी, किसान कल्याण कोष से। सरकार के द्वारा एक किसान कल्याण कोष बनाया गया जिसके अंतर्गत 2000 करोड़ रुपए थे। कितने रुपए थे? 2000 करोड़, ठीक है। अब सरकार ने क्या किया कि इस 2000 करोड़ रुपए की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया, 5000 करोड़ कर दिया। अब ये राशि कितनी कर दी, 5000 करोड़। और इस 5000 करोड़ की राशि यानी किसान कल्याण कोष से ही मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना जो है उसको चलाया जाएगा। अब इस योजना में होगा क्या, उस चीज को देखें। योजना के अंतर्गत कृषि व इससे संबंधित सभी क्षेत्रों की योजनाओं को अधिक प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए मिशन मोड पर कार्य किया जाएगा। देखिए कृषि से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं, कृषि के क्षेत्र, कृषि से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं उन सारे क्षेत्रों को एक जगह समाहित करके उनके लिए एक मिशन चालू किए गए और उन मिशनों की संख्या कितनी होगी, 11 होगी। तो आपको इसमें 2-3 चीजें याद रखनी है। एक तो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत जो बजट है वो कितना है, 5000 करोड़ रुपए। और किसके तहत चलाई जा रही है, किसान कल्याण कोष से ये संचालित की जा रही है, ठीक है। एक इसमें क्या होगा कि कृषि की जितनी भी योजनाएं हैं उन सारी योजनाओं को मिलाकर उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक मिशन चलाए जाएंगे और उन मिशनों की संख्या कितनी है, 11 मिशन मोड परियोजनाएं चलाई जाएंगी। ये आपको याद रखना है। ये जो है वो मुख्य रूप से पूछे जाने योग्य चीज है कि सरकार के द्वारा कृषि बजट में कितने कृषि मिशनों को, कितने मिशन चलाए जाने की बात कही गई है या घोषणा की गई है। अब देखिए ये कौन कौन से मिशन है, ये मिशन अपन देखते हैं। सबसे पहले है सूक्ष्म सिंचाई मिशन, एक एक को अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में जैविक खेती मिशन, फिर है राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन, उसके बाद में मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन, उसके बाद में संरक्षित खेती मिशन, फिर उसके बाद में संरक्षित खेती मिशन है। संरक्षित खेती मिशन के बाद में उद्यानिकी विकास मिशन, फिर है फसल सुरक्षा मिशन, भूमि उर्वरकता मिशन, कृषि संबल योग मिशन, कृषि तकनीकी मिशन और खाद्य प्रसंस्करण मिशन। तो देखिए ये जो मिशन है, इन सारे 11 मिशन में सरकार ने क्या किया, ये जो 11 मिशन संचालित सरकार कर रही है, इन 11 मिशनों के अंतर्गत कृषि से संबंधित संपूर्ण योजनाएं, जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो तकनीकी से संबंधित हो, चाहे वो उर्वरकता से संबंधित हो, चाहे वो फसल सुरक्षा से संबंधित हो, चाहे वो खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित हो, जितनी योजनाएं हैं सारी योजनाओं को सरकार एक स्थान पे लाकर और मिशन मोड परियोजना के रूप में उसको संचालित करेगी। और इस योजना के लिए सरकार ने जो फंड निर्धारित किया है वो कितना किया है, 5000 करोड़। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत कितना फंड है, 5000 करोड़। और किस योजना से, कहां से आएगा पैसा, किसान कोष से, किसान कल्याण कोष, जिसकी राशि पहले कितनी थी, 2500 करोड़ थी, उसको बढ़ा के सरकार ने कितना किया, 5000 करोड़। तो इस 5000 करोड़ किसान कल्याण कोष की राशि से ये योजना चलेगी और इस योजना के तहत कुल 11 मिशन जो है वो चलाए जाएंगे। अब अपना जो कृषि बजट है वो पूरा का पूरा इन 11 मिशनों पर ही आधारित है। तो आज अपन बात कर रहे हैं इन 11 मिशनों में, प्रत्येक को देखते हैं क्या इनमें मुख्य चीजें हैं। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं। अपना जो पहला मिशन है वो है राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन, माइक्रो इरिगेशन मिशन। देखिए माइक्रो इरिगेशन का मतलब क्या होता है, सरकार का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जल संरक्षण, और जल संरक्षण के लिए सरकार किस पे ध्यान दे रही है, ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन पे। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया है वो इसके अंतर्गत है। सबसे पहले तो इस मिशन के तहत 27,000 करोड़ की राशि आगामी 3 वर्षों में 5 लाख किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। देखिए सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत कितनी राशि है, 2700 करोड़ की राशि है। 3 वर्षों के अंदर इसको खर्च किया जाएगा और 5 लाख किसानों को इसका लाभ दिया जाएगा, ठीक है। अब इस मिशन के अंदर क्या काम किए जाएंगे आगामी 3, सबसे पहले तो इसकी कार्यावधि आपको पता होनी चाहिए, कितने वर्ष है, 3 वर्ष। आगामी 3 वर्षों में देखिए क्या क्या करेंगे इसमें।
ड्रिप स्प्रिंकलर से सिंचाई की व्यवस्था हेतु 4 लाख से अधिक किसानों को 1750 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा। देखिए ये क्या दिया जाएगा, ऋण किसको, 4 लाख से ज्यादा किसानों को। यदि कोई किसान ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई की व्यवस्था के लिए जैसे फव्वारे खरीदता है, फव्वारे की खरीद है, इसके अलावा जैसे पाइप खरीदता है या और कोई कार्य करता है जिससे उसको ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई के रूप में फव्वारा पद्धति से सिंचाई वो कर सके, तो इसके लिए 1705 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा। इसमें आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा उस पर अभी अपन बात करेंगे। दूसरा देखो, 50,000 किसानों को 20,000 किलोमीटर से सिंचाई पाइपलाइन बिछाने के लिए 100 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसके अंतर्गत क्या होगा, ये जो ऋण दिया जाएगा इस ऋण पर जो ब्याज है उस ब्याज के रूप में अनुदान प्रदान किया जाएगा। तो ये कितना किया जाएगा, 50,000 किसानों को लाभान्वित किया जाएगा और 20,000 किलोमीटर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए, जो पाइपलाइन बिछाएंगे किसान उनको ऋण दिया जाएगा और उस ऋण पर जो ब्याज होता है उस पर अनुदान प्रदान किया जाएगा और 100 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे। आगे देखिए उसके अलावा इसमें क्या है, फार्म पॉन्ड। मैंने आपको कहा सिर्फ जल संरक्षण पे बात करेंगे, सूक्ष्म सिंचाई माइक्रो इरिगेशन जो है वो मुख्य रूप से क्या मुद्दा है, जल संरक्षण का ही मुद्दा है। तो इसमें जल संरक्षण से संबंधित कार्य सारे हो रहे हैं। सबसे पहले अपन ने फव्वारा पद्धति यूज कर ली, उसके लिए लोन दे दिया, उस लोन देने के बाद में जो ब्याज है पाइपलाइन बिछाने के लिए जो पैसा दे रहे हैं उसके ऊपर ब्याज पे सब्सिडी अपन दे रहे हैं 100 करोड़ रुपए की। तीसरा है फार्म पॉन्ड का निर्माण। फार्म पॉन्ड क्या होता है कि खेत के अंदर तालाब बनाया जाता है छोटा, जिसके अंदर बरसात का पानी भर सके। कृषि विभाग के माध्यम से योजना संचालित की जाती है। तो इसके तहत 45,000 कृषकों को 375 करोड़ रुपए डिग्गियों का निर्माण के लिए और 15,000 किसानों को 450 करोड़ रुपए सामुदायिक जल स्रोतों के लिए 60 करोड़ रुपए का अनुदान उपलब्ध करवाया जाए। देखिए दो चीजें होगी, एक तो इसमें क्या बनाई जाएगी, डिग्गियां बनाई जाएगी। डिग्गी क्या होती है, छोटा तालाब होता है। डिग्गी क्या होती है, छोटा तालाब। छोटा जो तालाब होता है और एक विशेष तौर से किस पे बनता है, खेत में बनता है। खेत में बनाया जाता है ताकि बारिश के समय वो पानी वहां पे काम आ सके। और ये तो हो गया व्यक्तिगत काम हो गया, क्योंकि जैसे मेरा खेत है तो मैं मेरे खेत में बना रहा हूँ, ये व्यक्तिगत हो गया। तो 45,000 किसानों को इसके तहत 375 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बाकी 450 करोड़ रुपए 15,000 किसानों को तथा 300 सामुदायिक जल स्रोतों के लिए 60 करोड़ रुपए का अनुदान। सामुदायिक जल स्रोत हैं जैसे कुआं है, बावड़ी है, ये सब के हैं सामुदायिक स्रोत, जल स्रोत है। उनके जीर्णोद्धार के लिए या उनको वापस अच्छी स्थिति में लाने के लिए 60 करोड़ रुपए का अनुदान सरकार इसके तहत दे जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ये डेटा इतने फैक्ट नहीं, याद रखने वाली चीज नहीं। अभी मैं बताऊंगा आपको कि इसमें कैसा क्वेश्चन पुटअप हो सकता है आरएस की दृष्टि से। हाँ ये जरूर है कि दूसरी छोटी जो परीक्षा है उनमें डेटा भी पूछा जा सकता है, लेकिन आरएस में डेटा नहीं पूछा जाएगा। फिर है माइक्रो इरिगेशन से संबंधित रिसर्च ट्रेनिंग। अब ये देखिए जब आपने सारी चीजें कर दी तो आपको इनोवेशन भी चाहिए, रिसर्च भी होना चाहिए। तो माइक्रो इरिगेशन से संबंधित रिसर्च ट्रेनिंग की व्यवस्था के लिए सभी संभागीय मुख्यालयों पर 5-5 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइक्रो इरिगेशन स्थापित किए जाएंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है आपको। ये फैक्ट आपको याद रखना है कि जो संभागीय मुख्यालय है, सारे संभाग, कितने संभाग है 7, उन पे 5-5 करोड़ रुपए की लागत से 5-5 करोड़ रुपए की लागत से क्या बनाए जाएंगे, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइक्रो इरिगेशन। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइक्रो इरिगेशन की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो ये मुख्य काम अपने इस मिशन में होंगे। सबसे पहले देखिए आपको प्रश्न किस हिसाब से पूछा जाएगा। इसमें ये पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन से कथन जो है वो सूक्ष्म सिंचाई मिशन माइक्रो इरिगेशन मिशन के तहत सही है या गलत है, जो भी। और फिर आपको उसमें अलग अलग ये चीज़ दी जाएगी कि किसानों को इसमें लोन दिए जाएंगे, ब्याज अनुदान के 100 करोड़ दिए जाएंगे, फार्म पॉन्ड का निर्माण होगा, डिग्गियों का निर्माण होगा, सामुदायिक जल स्रोतों का के लिए इसमें प्रावधान किया गया है, माइक्रो इरिगेशन के लिए रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए इसमें संभागीय मुख्यालयों पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की भी बात है। तो ये 5-6 पॉइंट इसमें होंगे। इन पॉइंट में से आपको ये बताना होगा कि कौन सा सही है और कौन सा इसमें से
गलत है। तो आप अगर ये डेटा याद भी नहीं रखते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ये आपको ये फैक्ट याद होना चाहिए कि इसके तहत फार्म पोर्ट का निर्माण किया जाएगा, इसके तहत डिग्गियां बनाई जाएंगी, सामुदायिक जल स्रोतों का विकास भी इसके तहत आएगा, और इसके साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइक्रो इरिगेशन ये भी इसके तहत किया जाएगा। ये सारी चीजें अपने को याद रखनी है। तो ये पहला अपना मिशन था। अब दूसरे मिशन पे चलते हैं। दूसरा है देखो जैविक खेती। सबसे बड़ी बात, जैविक खेती के लिए अपन पहले भी प्रयास कर चुके हैं, वो अभी इसमें देखेंगे। जैविक खेती क्या होती है? जैविक खेती मिशन के तहत जैविक खेती क्या होती है? अपन जो रासायनिक खाद इस्तेमाल करते हैं ना, उस रासायनिक खाद के स्थान पे क्या इस्तेमाल करना है? जैविक खाद इस्तेमाल करना है, यानी रसायन को टाटा बाय बाय करना है। और इसके लिए अपन अभी आगे बात करेंगे इस विषय पे। 600 करोड़ रुपए का प्रावधान। सबसे पहले अपन ने माइक्रो इरिगेशन देखा, और माइक्रो इरिगेशन में कितने करोड़ का था? 2700 करोड़ का। अभी इसमें इन्होंने कितना प्रावधान बताया? 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। किसके लिए? जैविक खेती मिशन के लिए। छोटी परीक्षाएं जैसे जो है ना, उनके अंदर इस तरह से पूछा जा सकता है कि माइक्रो इरिगेशन के लिए कितने करोड़ का प्रावधान है, जैविक खेती के लिए कितना करोड़ का प्रावधान किया गया। अब इसमें क्या है? कृषकों को जैविक बीज, जैव उर्वरक और कीटनाशी उपलब्ध करवाते हुए जैविक खेती हेतु 3,80,000 हेक्टेयर क्षेत्र की वृद्धि की जाएगी। वर्तमान जो जैविक खेती का जो क्षेत्र है उसमें 3,80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में क्या की जाएगी? वृद्धि की जाएगी। और ये कैसे होगी? ये वृद्धि कैसे होगी? 600 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, और 600 करोड़ रुपए खर्च करके किसानों को जैविक बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे, उनको जैविक उर्वरक उपलब्ध करवाए जाएंगे, और जैविक कीटनाशी उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है, जिनके माध्यम से पूरी तरह से रसायन मुक्त खेती की जाएगी। और उस रसायन मुक्त खेती करने से जो है वो जो जैविक खेती का क्षेत्र है वो कितना बढ़ाया जाएगा, कितना लक्ष्य रखा गया, ये लक्ष्य है। आपको ये पूछा जा सकता है कि मिशन जैविक खेती मिशन के तहत कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि क्षेत्र वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया? तो 3,80,000 हेक्टेयर क्षेत्र को वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया। एक तो ये करेंगे। दूसरा क्या है? जैविक उत्पादों को मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रमाणित करने हेतु तो ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड का गठन किया जाएगा, और संभाग स्तरीय प्रमाणीकरण लैब स्थापित की जाएगी, और इसके लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान। सबसे पहले तो देखिए, एक तो ये चीज आपको याद रखनी है कि एक ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड गठन किया जाएगा। किसका? ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड। ये क्या करेगा? तो जो जैविक उत्पाद है उनको मान्यता प्रदान करेगा। जैविक उत्पादों को क्या करेगा? मान्यता प्रदान। ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड, ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड ये क्या करेगा? जैविक उत्पादों को मान्यता प्रदान करेगा। ठीक है, और सभी संभागीय स्तरों पर क्या करेगा? एक प्रमाणीकरण लैब्स भी स्थापित की जाएंगी। सबसे बड़ी संस्था तो ये होगी हायर अथॉरिटी, और उससे नीचे जो है ये लैब्स स्थापित की जाएंगी। ये लैब भी क्या करेंगी? ये जो क्षेत्रीय जो उत्पाद है ना उनको प्रमाणीकरण करेंगी। तो इस टोटल ये जो दो प्रमाणीकरण वाला काम है इसके ऊपर 15 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है, ये हो गया अपना जैविक खेती मिशन। अब अगला है राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन। देखिए, सबसे पहले अपन ने सिंचाई की बात कर ली, माइक्रो इरिगेशन, जल बचा लेंगे। उसके बाद जब अपन खेती की तरफ, आप इसको सीक्वेंस से जिताना, जब अपन खेती की तरफ आगे बढ़ेंगे तो रसायन मुक्त खेती करेंगे, तो जैविक खेती कर दी। अब अपने जैविक खेती हो गई। अब अपने को खेती बोनी है, तो खेती बोएंगे तो किससे बोएंगे? बीज से। तो अगला मिशन आ गया किसका? बीज का, राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन। ठीक है, सबसे पहले देखो इसमें क्या रखा है? बीज स्वावलंबन योजना के आकार को दोगुना कर आगामी 2 वर्षों से 50,000 किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। ये देखो ध्यान रखना है, मुख्य रूप से जो अपना इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे जो है उस इकोनॉमिक सर्वे में अपन ये चीज पढ़ लेंगे। इकोनॉमिक सर्वे में बीज स्वावलंबन योजना को बहुत अच्छी तरह से बताया गया। ये क्या है? इसमें क्या है? कृषकों को 10 वर्ष पुरानी किस्मों के 10 वर्ष पुरानी किस्मों के बीज उत्पादन
ठीक है। 10 साल पुरानी किस्मों के बीज उत्पादन का कार्य किसानों से करवाया जाता है और उनको बीजों की दृष्टि से स्वावलंबी बनाया जाता है। तो इसके तहत देखो गेहूं के बीज भी आते हैं, मक्का गेहूं के लिए है, कुछ जिलों में गेहूं के लिए है, कुछ जिलों में मक्का के लिए है और कुछ जिलों में मोटे अनाज के लिए। 3 चीज़ों के मुख्य रूप से इसमें है। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में इनके लिए क्षेत्र निर्धारित किए रखे हैं। अब सरकार कह रही है कि इस योजना का आकार को क्या कर दिया जाएगा, दुगना कर दिया जाएगा और आगे वाले 2 वर्षों में 50,000 किसानों को इससे लाभान्वित किया जाएगा। 50,000 किसानों को अनुदान दिया जाएगा ताकि वो बीज स्वावलंबन योजना के तहत बीजों का उत्पादन करके उसमें स्वावलंबी बन सके और उसका उत्पादन, बीजों का उत्पादन बढ़ा सके। फिर आगे देखिए इसमें क्या, 12 लाख लघु सीमांत कृषकों को प्रमुख फसलों के प्रमाणित किस्मों के बीज मिनीकट निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। अब एक तो सबसे पहले स्वावलंबी बना दिया, उसके बाद भी जो पीछे बच गए तो 12 लाख किसानों को सरकार के द्वारा प्रमाणित जो फसलें हैं उनके बीजों के मिनीकट जो है वो निःशुल्क दिए जाएंगे ताकि वो खेतों में उसको बो सके और इसके तहत 78 करोड़ रुपए इस पर व्यय होंगे। 2 काम हो गए, पहला बीज स्वावलंबन हो गया और बीज स्वावलंबन के आकार को डबल कर दिया और डबल करके अपन ने कितने लोगों को लाभान्वित करने की बात करी, 50,000। और दूसरा मिनीकिट वितरण हो गया। तीसरा देखो ये जो मिनीकिट वितरण के लिए सरकार कह रही है तो वो कौन कौन से हो गए, 8 लाख किसानों को, टोटल कितने 12 लाख किसान है तो 8 लाख किसानों को तो क्या किसके बीज देंगे, संकर मक्का के बीज दिए जाएंगे। 2 लाख को दिए जाएंगे मूंग, मोट और उड़द के और 2 लाख को दिए जाएंगे सरसों के बीज। ये चीज आपसे नहीं पूछी जाएगी, आपको सिर्फ ये पूछा जाएगा कि ये जो अपनी स्कीम है बीज स्वावलंबन वाली, इसके अंतर्गत क्या क्या किया जाएगा। तो सबसे पहली चीज तो बीज स्वावलंबन, इस मिशन के तहत बीज स्वावलंबन योजना के दायरे को बढ़ा के कर दिया 50,000, ठीक है। दूसरा उनको मिनीकिट निःशुल्क बीज वितरण दिए जाएंगे और 12 लाख लोगों को ये तरह दिए जाएंगे। ये 2 चीजें ही हैं इसी तरह से। नेक्स्ट चलते हैं, इसके अंदर देखो अगला क्या है, सॉरी ये पीछे रह गया कुछ, 3 लाख। अब कृषि के साथ साथ इसमें पशुओं के लिए भी प्रावधान किया गया। 3 लाख कृषकों को हरा चारा, ज्वार, बाजरा, रिजका, बरसिस और जई के बीज के मिनीकट उपलब्ध कराए जाएंगे और इसके लिए 9 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ऊपर जो बीज उपलब्ध कराए गए वो तो किसके लिए थे, कृषि के लिए थे और ये जो है वो किसके लिए है, पशुपालन। आपको पता होना चाहिए कि जो पशुपालन है वो आर्थिक दृष्टि से कृषि के अंतर्गत गिना जाता है। जब अपन इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो उस इकोनॉमिक में पढ़ेंगे कि कृषि जो है उसके 4 उपक्षेत्र हैं। कृषि के कितने उपक्षेत्र हैं, 4 उपक्षेत्र, और उन 4 उपक्षेत्रों में से एक जो है वो क्या है, ये है अपना क्या बोलते हैं इसको, पशुपालन है। देखिए 4 कौन कौन से हैं, अपन एक बार यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। कृषि के 4 उपक्षेत्र कौन कौन से हैं, इसको आपको देखना है। सबसे पहला क्षेत्र है फसल, ठीक है। दूसरा है पशुपालन, तीसरा है इसके तहत जो क्षेत्र आता है वो वानिकी, वृक्षारोपण वगैरह जो है, और चौथा क्षेत्र आता है मत्स्य। तो ये 4 क्षेत्र हैं कृषि के उपक्षेत्र, कृषि के उपक्षेत्र हैं 4, कौन कौन से, फसल, पशुपालन, वानिकी और मत्स्य। तो ये सरकार ने ऊपर तो फसल के लिए कर दिया और कृषि के लिए कर दिया, और अब नीचे कह रहा है कि 3 लाख पशुपालकों को क्या दिया जाएगा, चारा, जैसे ज्वार है, बाजरा है, रिजका है, बरसिम है और जई, इनके बीजों के मिनीकिट दिए जाएंगे ताकि वो उन बीजों को बोके और अपनी पशुओं के लिए अच्छे चारे का उत्पादन कर सकें। और इसके अंदर देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके ऊपर 9 करोड़ रुपए व्यय होंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला है मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन। मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन, प्रदेश में मिलेट्स, जो मिलेट्स की जो फसलें हैं जैसे कौन कौन सी होती है, बाजरा, ज्वार, छोटे अनाज आदि की खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ये मिशन लाया गया। इस मिशन का उद्देश्य क्या है, प्रदेश में मिलेट्स के उत्पादन को प्रोत्साहित करना, ठीक है। और मिलेट्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे बाजरा है, ज्वार है और छोटे अनाज है, ठीक है। ये मिलेट्स के तहत आते हैं। तो इनको उत्पादन बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन लाया गया है। अब उसके आगे देखिए आगामी वर्षों, इसके अंदर करेंगे क्या, ये तो इसका प्रबंध हो गया। आगामी वर्ष में यानी अभी जो वित्तीय वर्ष चल रहा है 1 अप्रैल से 100 करोड़ रुपए व्यय करके 15 लाख किसानों को इसमें लाभान्वित, ये टारगेट है, इन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया। कितने किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो वो याद रखना 15 लाख किसानों को, और 100 करोड़ रुपए का इसमें व्यय किया
जाएगा। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, आपको करेंगे क्या, ये उन्नत किस्मों के बीज निःशुल्क एवं किसानों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और बायो पेस्टिसाइड किट अनुदानित दरों पर 20 करोड़ रुपए देकर उपलब्ध करवाए जाएंगे। अब देखो सीधी सी बात है, इसके अंदर क्या करेंगे कि आपको प्रोत्साहन देना है, तो डायरेक्ट वैसे तो प्रोत्साहन होना नहीं है, तो एक तो इनके लिए उन्नत किस्मों के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि अच्छी किस्म के बीज उपलब्ध कराएं, पैदावार बढ़े और लोग ये कार्य करने के लिए प्रोत्साहित। इसके साथ इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और बायो पेस्टिसाइड किट जो है वो दिए जाएंगे, और वो किस दर पे दिए जाएंगे, निःशुल्क नहीं होंगे, अनुदानित दरों पे दिए जाएंगे। जैसे मान लो सर उसकी रेट 500 रुपये है, तो सरकार 100 रुपये का क्या कर देगी, उसमें अनुदान दे देगी, और 100 रुपये का अनुदान देने से उस किसान को वो कितने रुपए में प्राप्त हो जाएगा, किसान को वो 4000 रुपये में, सॉरी 400 रुपये में प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गया अपना अनुदानित दरों पे। ठीक है, नेक्स्ट में अपन चलते हैं, इसी मिशन की अपन बात कर रहे हैं आगे। मिलेट्स की प्रथम 100 प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर 40 करोड़ रुपए का अनुदान, ये मुख्य चीज है। सरकार ये चाह रही है कि किसान का जो उपज है वो किसान की उपज प्रोसेस होके और उत्पाद में बदल के और उसका मूल्य बढ़े और किसान को इससे फायदा हो। तो इसके लिए सरकार ने कहा कि जो मिलेट्स उत्पादन है उसको प्रोत्साहित करने के लिए पहले अपन बीज दे देंगे उनको, तो बीज देने के बाद में उनको पेस्टिसाइड किट दे देंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किट भी उनको दे दिए जाएंगे। उसके बाद में जो उत्पादन होगा उस उत्पादन के प्रोसेसिंग के लिए जो यूनिट्स लगेंगी, तो जो प्रथम 100 यूनिट होंगी सबसे पहले, ये देखो ये प्रतियोगिता करवा रही है सरकार ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस ओर आकर्षित हो, कि पहली जो 100 यूनिट्स हैं उन पे 40 करोड़ रुपए का अनुदान सरकार के द्वारा दिया जाएगा। जितने रुपए लगेंगे सरकार निर्धारित करेगी कि यूनिट लगाने में क्या कितना कॉस्ट आ रहा है, उस कॉस्ट के आधार पर उनको अनुदान सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि जो मिलेट्स है ना उस पे 100 करोड़ रुपए का 100 यूनिट्स पे 40 करोड़ का अनुदान। फिर नेक्स्ट अपन देखें, मिलेट्स के संवर्धन, प्रोत्साहन और नवीनतम तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने की दृष्टि से जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत 5 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स की स्थापना, ये मुख्य रूप से याद रखने वाली चीज है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स की स्थापना कहाँ पे होगी, तो ये जोधपुर में की जाएगी। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय जो है उसके अंदर सेंटर ऑफ मिलेट्स फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, और वो क्या करेगा, मिलेट्स के संवर्धन को प्रोत्साहन और नवीन तकनीकी जानकारी प्रदान करेगा। सबसे पहले 100 प्रोसेसिंग यूनिट लगेंगे, उन पे 40 करोड़ का अनुदान मिल जाएगा, और जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स की स्थापना, ये याद रखना, ये पूछा जाएगा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स की स्थापना की घोषणा सरकार के द्वारा कहाँ की गई है, तो जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में। ठीक है, अब है राजस्थान संरक्षित खेती मिशन, राजस्थान संरक्षित खेती मिशन, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन मिशन। संरक्षित खेती हेतु आधुनिक तौर तरीके और तकनीकी को अपनाए जाने तथा गैर मौसमी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान सुरक्षित खेती मिशन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। अब देखो इसके अंतर्गत क्या करेगी, एक तो आधुनिक तौर तरीके और तकनीकी को अपनाया जाएगा ताकि खेती में तकनीकी का यूज होगा, और उसके कारण से गैर मौसमी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन, जैसे अपन देखते हैं ना पॉली हाउस बने होते हैं जहाँ पे गैर मौसमी फसलें उत्पन्न की जाती है, इस तरह से गैर मौसमी फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए और कृषि में तकनीकी को बढ़ाने के लिए संरक्षित खेती मिशन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है, ये इसका उद्देश्य है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या किया जाएगा, इसके तहत देखो आगामी 2 वर्षों में 25,000 किसानों को ग्रीन हाउस, शेड हाउस और लो टनल की स्थापना के लिए 400 करोड़ का अनुदान। मैंने आपको कहा था इसके अंतर्गत क्या होना है, पॉली हाउस बनेंगे, यानी ग्रीन हाउस बनाया जाएगा, शेड नेट बनाया जाएगा और लो टनल बनाया जाएगा। तकनीकी का यूज करके अगर कोई किसान गैर मौसमी फसलें उत्पादित करना चाहता है, क्योंकि गैर मौसमी फसलों के का जो मूल्य होता है वो ज़्यादा होता है और उस स्थिति में किसान को लाभ भी ज़्यादा होता है, तो ऐसी स्थिति में किसान को अधिक लाभ हो, इसके लिए सरकार ने ये मिशन शुरू किया है। और इस मिशन के तहत क्या करेंगे कि ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस और लो टनल, इनकी स्थापना का अगर सर कोई करता है तो 400 करोड़ तक का अनुदान इसके तहत दिया जाएगा। ठीक है, ये था अपना संरक्षित खेती मिशन, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन मिशन।
अगला राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन। उद्यानिकी का मतलब है बाग बगीचे लगाना। फूल उद्यानिकी विकास मिशन के अंदर में क्या, देखो फल बगीचों की स्थापना, सब्जियों, फूलों, बीजों, मसालों और औषधीय फसलों के उत्पादन के क्षेत्र विस्तार के आधार को, ये इसका उद्देश्य हो गया है। किस उद्देश्य से ये मिशन क्यों लाया गया? फल और बगीचों की स्थापना करना, सब्जियों, फूलों, बीजों, मसालों और औषधीय फसलों के उत्पादन हेतु क्षेत्र विस्तार के लिए यह मिशन लाया गया। इस मिशन में क्या क्या करेंगे? 15,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फल बगीचे विकसित करे जाएंगे और इसके लिए 10,000 किसानों को अनुदान दिया जाएगा। कितने हेक्टेयर में फलों के बगीचे लगाए जाएंगे? सबसे मेन चीज है, उद्यानिकी का काम ही यही है, हॉर्टिकल्चर काम ही यही है, ठीक है। तो 15,000 हेक्टेयर में फल और बगीचों का विकास किया जाएगा और इसके तहत 10,000 किसानों को इसमें अनुदान प्रदान किया जाएगा। और इस अनुदान की जो सीमा है, वर्तमान में कितना अनुदान दिया जाता है? 50%। इसको बढ़ाकर आप कितना कर दिया? 75%। अब 75% अनुदान इसके तहत दिया जाएगा। यदि किस फल और बगीचे लगाए जाएंगे तो पहले 50% अनुदान मिलता था, अब कितना अनुदान होगा? 75% अनुदान होगा। ये तो हो गया फलों की बात। अब आगे चलते हैं, आगे मसाला फसलें। मसाला फसलों का 3,000 क्षेत्र में विस्तार करवाया जाएगा। मसालों की फसलों के विस्तार के लिए कितने क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया? 3,000 हेक्टेयर का, 3,000 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। औषधीय पौधों के लिए 1,500 हेक्टेयर क्षेत्रफल का विस्तार रखा गया है। औषधीय पौधों के संरक्षण के लिए और बढ़ावा देने के लिए भी इन्होंने 500 हेक्टेयर क्षेत्रफल का विस्तार किया। तो देखिए, सबसे मेन चीज आपको इसमें ये नहीं पूछेंगे कि इसमें कितना क्षेत्रफल का विस्तार है, ये जो है उसके अंदर आपको सिर्फ यही पूछा जा सकता है कि आपको ये बताना है कि जो उद्यानिकी मिशन है उस मिशन के तहत कौन कौन सी गतिविधियां की जाएंगी। तो आप ये ध्यान रखें कि इसमें मुख्य रूप से हॉर्टिकल्चर के तहत यही आता है, फल, सब्जियां, बगीचे, मसाले और औषधीय पौधे संरक्षण। अब देखो, इस मिशन में आ गया कि पहले चरण में आगामी 10,000 किसानों को लाभान्वित किया जाएगा और अधिसूचित जनजाति क्षेत्र के कृषकों को 25% अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ये भी है कि जो अपन देखो पीछे का आगे इसके तहत कितनी सब्सिडी का है? 75% सब्सिडी की बात अपन ने की है। लेकिन जो SC/ST क्षेत्र के जो लोग हैं उनको इसके तहत कितनी 25% अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अब देखो आगे, अगला मिशन है अपना राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन। राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन। अब फसलों की देखो, पहले अपन ने क्या किया, फसलें लगाई और अब उनके ऊपर अपन फसलों की सुरक्षा की बात। हाँ, तो अब है अपना फसल सुरक्षा मिशन। अब इसमें क्या होगा, देखो फसल सुरक्षा मिशन के तहत क्या क्या है। फसलों की सुरक्षा की मुख्य रूप से बात की जाएगी। इसमें नीलगाय व आवारा पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान को बचाव और रोकथाम के उद्देश्य से ये लाया गया है। मुख्य रूप से फसलों को खराब कौन करता है? या तो नीलगाय ज्यादा हुआ है या फिर आवारा पशु है, ठीक है। अब इसके तहत क्या करेंगे, आगामी 2 वर्षों में 1,25,00,000 मीटर तारबंदी, ये लक्ष्य है, ये टारगेट है कि कितना टारगेट रखा गया है? 1,25,00,000 मीटर। 1,25,00,000 मीटर क्या की जाएगी? तारबंदी। देखिए, तारबंदी स्कीम पहले भी चालू थी, उसको इसमें संशोधित किया गया है, ठीक है। और इस तारबंदी पे 100 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। अब अनुदान किस हिसाब से दिया जाएगा वो आगे है। 35,000 से ज्यादा किसानों को इसमें लाभान्वित किया जाएगा। तो पशुओं से सुरक्षा करने के लिए, नीलगाय और आवारा पशुओं से सुरक्षा करने के लिए एक ही ऑप्शन है और वो क्या है? तारबंदी। तो इसमें इसके तहत तारबंदी पर क्या दिया जाएगा? 100 करोड़ का अनुदान, 100 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। किस पे दिया जाएगा? तारबंदी पे दिया जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि फसल सुरक्षा जो मिशन है उसमें तारबंदी की जाएगी और तारबंदी पे 100 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। अब पहले क्या, तारबंदी योजना में 3 किसानों को 1 यूनिट मानने की शर्त को समाप्त किया जाता है और इंडिविजुअल किसानों का लाभ देने के लिए बात की गई है। और क्षेत्रफल की सीमा कितनी है? 1.5 लाख हेक्टेयर। अब देखो, इसको आपको थोड़ा सा समझना है। जो पुरानी जो तारबंदी स्कीम है उसमें जो लाभ मिलता था वो कैसे मिलता था कि 3 किसानों को एक माना जाता। 3 किसान मिलकर हैं, वो काम करेंगे, 3 किसान मिलकर तारबंदी करेंगे अपने खेत पे, ठीक है। और उसके उनका तीनों का जो क्षेत्रफल है वो शायद 6 हेक्टेयर था। उसमें कितना था?
6 हेक्टर पुरानी योजना में। अब इन्होंने नई योजना में क्या कर दिया कि एक तो इंडिविजुअल कर दिया, और दूसरा इन्होंने क्या कर दिया कि जो क्षेत्रफल है वो 1.5 हेक्टर कर दिया। अब एक किसान भी है वो ये तारबंदी करवा सकता है। अब उसको अलग अलग 3 किसानों को एक साथ मिलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अभी अपना जो टारगेट है, तो आपको 2 चीजें याद रखनी है कि तारबंदी योजना में नवीन संशोधन राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत क्या क्या किए गए हैं, और दूसरी जो चीज आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि ये जो स्कीम है, इस स्कीम के तहत कितने किसानों को लाभान्वित किया जाएगा, तो 35,000 किसानों को इसके तहत लाभान्वित किया जाएगा, ठीक है। अब राजस्थान भूमि उर्वरकता मिशन, अपन ने संरक्षण भी कर दिया, बीज भी बो दिए, माइक्रो इरिगेशन भी कर दिया, लेकिन अगर भूमि की उर्वरकता कम है तो फिर उस बीज बोने से और सूक्ष्म सिंचाई से कोई फायदा नहीं है। तो सरकार ने यहाँ उर्वरकता को बढ़ाने के लिए भी एक मिशन शुरुआत की है। अब देखो उस उर्वरकता कितने, जिप्सम के प्रयोग से 22,000 हेक्टर क्षारीय भूमि का 11 करोड़ रुपए की लागत से सुधार किया जाएगा। देखो भूमि में क्या समस्या होती है, या तो वो क्षारीय हो जाती है या फिर क्या हो जाती है, लवणीय हो जाती है। तो इनका जो इलाज है वो 2 है, या तो उसमें जिप्सम डाल दी जाए, क्या डाला जाए, जिप्सम, और एक ढेंचा खाद। ढेंचा खाद होती है वो, मतलब क्या होता है कि ढेंचा की फसल बोई जाती है और फिर उसको काट दिया जाता है, तो वो भूमि के अंदर मिल जाती है, इनसे उसका उपजाऊपन वापस आ जाता है। तो सरकार कह रही है कि 22,000 हेक्टर जो सारे भूमि है उसमें 11 करोड़ रुपए खर्च करके और इस सारे भूमि की उपजाऊपन में सुधार किया जाएगा। इसके साथ साथ इसके तहत कितने किसानों को लाभान्वित किया जाएगा, 25,000 किसानों को इस योजना में लाभान्वित किया जाएगा। अब उसके बाद में हरी खाद, ग्रीन मेन्यूर उत्पादन हेतु 2 लाख किसानों को ढेंचा बीज के मिनी किट उपलब्ध करवाए जाएंगे। मैंने आपको कहा था कि ढेंचा खाद बोते हैं फिर उसको काट देते हैं, पहले बीज बोते हैं फिर फसल उग जाती है ढेंचा की और उसको काट देते हैं, तो उससे खाद बहुत अच्छी बनती है। तो सरकार ने कहा कि 2 लाख किसान जो है, 2 लाख किसानों को ढेंचा खाद के मिनी किट उपलब्ध करा दिए जाएंगे, ताकि वो अपनी खेत जमीन में बोएंगे और उससे उनकी भूमि वापस उपजाऊ हो जाएगी। तो इस तरह से उर्वरकता मिशन लाया जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उर्वरकता मिशन में क्या करेंगे, एक तो जिप्सम की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे और ढेंचा खाद के मिनी किट उपलब्ध कराएंगे। बाकी डेटा याद रखने की इसमें जरूरत नहीं है। खेती में सबसे ज्यादा श्रमिक लगे हुए हैं, तो इसलिए श्रमिकों का भी संबल होना चाहिए, इसलिए कृषि श्रमिक संबल मिशन लाया गया, कृषि श्रमिक संबल मिशन 22-23 में। अब देखो इस मिशन में क्या होगा कि वर्ष 2022-23 में 2 लाख श्रमिकों को हस्तचालित कृषि यंत्र खरीदने के लिए 5,000 रुपए प्रति परिवार अनुदान दिए जाने की घोषणा की जाती है। सबसे पहले क्या है कि ये जो अभी वर्ष है 22-23, इसमें क्या करेंगे, 2 लाख किसान, 2 लाख किसानों को कितना, 5,000 रुपए का अनुदान दिया। ये अगर वो अपने हस्तचालित यानी हाथ से चलाने वाले, यहाँ ऐसा नहीं कि आप मशीन ही खरीदोगे, हाथ से चलाने वाले यदि कोई कृषि यंत्र खरीदता है तो उस पर अधिकतम 5,000 रुपए तक का अनुदान सरकार के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है, सभी किसानों परिवारों को। तो और प्राथमिक तौर से 2 लाख लोगों को दिया जाएगा। फिर आगामी 2 वर्षों में, ये तो हो गया कृषि श्रमिकों के लिए, फिर 2 वर्षों में 1 लाख कृषि श्रमिकों के स्किल एंड कैपेसिटी बिल्डिंग हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। ये ट्रेनिंग की भी मुख्य रूप है कि इनको इस चीज का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा, ताकि वो खेती को उचित ढंग से खेती में कार्य कर सके। उनकी स्किल और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए 2 लाख किसानों को 2 वर्षों में 1 लाख किसानों को तो ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो एक तो अनुदान हो गया और एक प्रशिक्षण हो गया उनको। उसके बाद में देखिए राजस्थान कृषि तकनीकी मिशन। कृषि के अंदर तकनीकी का यूज, टेक्निकल यूज आज हर क्षेत्र में बढ़ रहा है और कृषि उससे अलग नहीं रह सकता। तो इसके लिए सरकार ने क्या है कि 60,000 किसानों को कृषि यंत्रों पर 150 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। 150 करोड़ का अनुदान किसानों को किस पे दिया जाएगा, कृषि यंत्रों पे दिया जाएगा, ताकि वो तकनीकी दृष्टि से उच्च जो तकनीकी रूप से उच्च दृष्टि के जो औजार हैं वो
खरीदें और उनको काम में लें। इसके लिए 150 करोड़ का अनुदान सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इसके अलावा कि कृषकों को महंगे यंत्र उपकरण जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर, रोटोवेटर, रीपर, सीड ड्रिल आदि उपलब्ध कराने के लिए जीएसएस एफपीओ के माध्यम से 500 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की जा सकती है। देखो अब इसमें क्या है कि कस्टम हायरिंग सेंटर में क्या होगा कि किसान जो है वो उचित मूल्य पर, मतलब एक निर्धारित मूल्य पर अपनी खेती के लिए यंत्र किराए पर ले सके। यंत्र क्या कर सकेगा, किराए पर ले सकेगा। इससे पहले भी सरकार ने कोविड के दौरान ये स्कीम चलाई थी। कोविड में कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए थे और उन कस्टम हायरिंग सेंटर में क्या था कि 3 घंटे तक ट्रैक्टर फ्री था। यानी किसी को अगर खेत में बिजाई करनी है, खेत में बिजाई करनी है तो 3 घंटे तक वो निःशुल्क बिना किसी पैसे की बिजाई करे और सरकार उस ट्रैक्टर मालिक को सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता था। तो पहले भी कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए थे और ये योजना काफी सक्सेसफुल रही थी। इसलिए सरकार ने घोषणा की कि 500 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जहां से किसान इन महंगे उपकरणों को जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर, रोटोवेटर, रीपर, सीड ड्रिल ये जो है वो किराए पे ले सकते हैं और अपने यहाँ खेत में काम करवा सकते हैं। और ये किस किस के माध्यम से किया जाता है, या तो जीएसएस के माध्यम, ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करेंगे, या एफपीओ, एफपीओ होता है किसान संगठन, किसान उत्पादक संगठन, फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसके तहत ये करेंगे। पौध रसायनों के समुचित उपयोग, निगरानी, कृषि संबंधी अन्य कार्यों और टिड्डी नियंत्रण में ड्रोन तकनीकी का उपयोग किया जाएगा। अब देखो ये सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी आ रही है कृषि के अंदर। सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी यदि कोई आ रही है तो वो कौन सी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है। ड्रोन का क्या क्या यूज हो रहा है, पौध रसायनों के समुचित उपयोग, रसायनों के छिड़काव में जो है वो इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। उसकी निगरानी में यूज किया जाता है और जैसे टिड्डी नियंत्रण के लिए ड्रोन टेक्निक का यूज किया जा सकता है। तो इसके लिए आगामी वर्ष से कृषक उत्पादक संगठन और कस्टम हायरिंग केंद्रों को 1000 ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। ये याद रखने वाली चीज है क्योंकि नई चीज है, नई टेक्निक है। तो जो अपन ने पीछे पढ़ा कि जीएसएस और एफपीओ के द्वारा कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे, तो इन कस्टम हायरिंग सेंटर्स पे पौधों के में छिड़काव करने के लिए, कृषि की निगरानी के लिए और कृषि संबंधित अन्य कार्यों और टिड्डी नियंत्रण ऐसे कार्यों के लिए जहां ड्रोन यूज हो सकता है, उनमें ड्रोन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार 1000 ड्रोन उपलब्ध कराएगी। कितने ड्रोन उपलब्ध कराएगी, 1000 ड्रोन, जिसको किसान क्या कर सकेंगे, किराए पर ले सकेंगे। किसान इसको किराए पर ले सकेंगे। और ये किसको उपलब्ध कराएगी, कस्टम हायरिंग केंद्रों को। और ये कस्टम हायरिंग केंद्र अपन ने अभी पढ़ा कौन स्थापित करेगा, या तो जीएसएस करेगा या एफपीओ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला है किसान कॉल सेंटर एवं किसान साथी पोर्टल को वृद्ध रूप देते हुए 50 करोड़ रुपए की लागत से आईटी मोबाइल ऐप आधारित इंटीग्रेटेड फार्मर सपोर्ट सिस्टम लागू किया जाएगा। देखो टेक्नोलॉजी का यूज जो है वो खेती में वृद्ध स्तर पे करने के लिए, बड़े स्तर पे करने के लिए पहले एक किसान साथी पोर्टल बना हुआ है। क्या बना हुआ है, किसान साथी पोर्टल। इस किसान साथी पोर्टल पे क्या होता है कि किसानों से संबंधित सारी स्कीम, सारे आवेदन एक ही प्लेटफॉर्म पे होते हैं। सारी जितनी भी स्कीम है उनके लिए ये किसान साथी पोर्टल बना हुआ है। तो अब 50 करोड़ रुपए और खर्च करते हैं। एक तो बनाया जाएगा आईटी आधारित मोबाइल ऐप बनाया जाएगा, खेती के लिए एक ऐप बनाया जाएगा और उसके माध्यम से इंटीग्रेटेड फार्मर सपोर्ट सिस्टम, यानी एक ही प्लेटफॉर्म पर किसानों के लिए सारी प्रकार की सुविधाएं उस ऐप के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएंगी। अब तक किसके माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है, किसान साथी पोर्टल, सारी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पे। और अब एक आईटी मोबाइल ऐप बनाया जाएगा और जिसके माध्यम से सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो ये आपको याद रखना है और 50 करोड़ रुपए उसमें लागत आएगी। फिर राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन। अब देखो खाद्य प्रसंस्करण मिशन में क्या क्या है, अलग अलग जगह पे सरकार के द्वारा प्रसंस्करण क्षेत्र में वो लगाए जाएंगे प्रसंस्करण केंद्र, प्रसंस्करण केंद्रों की
स्थापना करेगी सरकार, ठीक है। अब प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना सरकार करेगी, तो कहाँ कहाँ क्या क्या करेगी ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। लहसुन के लिए कहाँ लगाया जाएगा? प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, कोटा और बारां में। अब यहाँ से प्रश्न उठ सकता है कि सरकार ने लहसुन के लिए प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने के लिए कौन कौन से जिलों का चयन किया, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा और बारां, यहाँ तो बनेंगे किसके लिए? लहसुन के लिए। दूसरी चीज है अनार। अनार के लिए कहाँ लगाया जाएगा? बाड़मेर और जालौर में। उस तरफ ज़्यादा होते हैं तो वहाँ बाड़मेर और जालौर में अनार के लिए लगाया जाएगा। उसके बाद में अगला है संतरा। संतरा के लिए प्रसंस्करण केंद्र कहाँ? झालावाड़, सबसे ज़्यादा झालावाड़ में होता है, राजस्थान का नागपुर कहते हैं, और भीलवाड़ा, झालावाड़ और भीलवाड़ा में। टमाटर और आंवले के लिए कहाँ लगाया जाएगा? जयपुर में। देखो आंवला सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? जयपुर में। और जयपुर में भी कौन सी जगह? चोमू में, ठीक है। इस हिसाब से सबसे ज़्यादा आंवला यहाँ होता है, तो टमाटर और आंवले के उत्पादन के लिए जो एक्सीलेंस सेंटर बनेगा वो कहाँ पे बनेगा? प्रोसेसिंग सेंटर बनेगा, वो कहाँ पे बनेगा? जयपुर में बनेगा। एक बार फिर से देख लीजिए, लहसुन के लिए प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा और बारां। अनार के लिए बाड़मेर और जालौर। संतरा के लिए झालावाड़ और भीलवाड़ा। ये जिले आपको याद रखने, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और टमाटर और आंवले के लिए किस में लगाए जाएंगे? जयपुर, ठीक है। अब देखो सरसों के लिए अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिलों में प्रोसेसिंग यूनिट्स को 50% अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाना। अगर ये जो ऊपर नाम आए अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, अगर इन 5 जिलों में सरसों के लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाती है, 5 जिलों में किस फसल के लिए? सरसों के लिए क्या लगाई जाती है? प्रोसेसिंग यूनिट। ये प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाती है तो सरकार क्या करेगी? 50% तक उनको क्या देगी? अनुदान देगी। और उस अनुदान की राशि अधिकतम कितनी होगी? 1 करोड़ रुपए। यह आपको ध्यान रखना। आगे एक और है ये टॉपिक अपना, लेकिन सरसों की बात हो रही है। सरसों के लिए सरसों ज़्यादा इधर ही पैदा होती है, तो अगर इन जिलों में कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगाता है तो सरकार ने ये कहा कि उस प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर 50% तक अनुदान दिया जाएगा। और उस अनुदान की अधिकतम सीमा कितनी होगी? 1 करोड़ रुपए होगी। और कितने जिलों के लिए? ये 5, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, यानी राजस्थान के जो पूर्वी जिले हैं उनके लिए ये योजना है। अब देखो जीरा कहाँ होता है? जीरा और इसबगोल कहाँ होता है? जोधपुर संभाग में, जैसे जालौर है, इधर ज्यादा होता है, ठीक है। निर्यात आधारित प्रथम 10 प्रसंस्करण इकाइयों को पूंजीगत अनुदान में लागत 50% या अधिकतम 2 करोड़। अब वो तो थी सरसों पे। और अगर जोधपुर संभाग के अंदर, जोधपुर संभाग में जितने जिले हैं उनमें से कहीं भी कोई या तो जीरा या इसबगोल की किस चीज के लिए? देखिए ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, निर्यात के लिए, उनका एक्सपोर्ट करने के लिए कोई यूनिट लगाता है तो उनको 50%, किसको? सबको नहीं मिलेगा। जो प्रथम 10 प्रसंस्करण इकाई हैं, पहली जो 10 इकाई हो उनको 50%। और अधिकतम कितने करोड़ का अनुदान है? 2 करोड़ था। पिछले वाले सरसों वाला जो था 5 जिलों में, उसमें कितने करोड़ का था? 1 करोड़ का अनुदान था। और इसमें कितने करोड़ का अनुदान है? 2 करोड़ की सहायता दिए जाने का प्रावधान किया गया। फिर आ जाइए, मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और 5000 कृषकों को इसमें लाभान्वित किया जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है कि मधुमक्खी पालन के लिए भी सरकार ने इसमें प्रावधान किया। ऊपर वाली दोनों चीजें याद रखिए। जीरा और इसबगोल के लिए सेंटर बनाने की बात कहाँ पे की है? जोधपुर संभाग में। और सरसों के लिए अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, इन 5 जिलों में की है। तो ये दोनों चीजें याद रखनी। और लहसुन के लिए कहाँ? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और बारां, ठीक है। और अनार के लिए कहाँ पे किया गया? बाड़मेर और जालौर में। तो जो जो वो जिले दे रखे हैं वो सारी चीजें अपने को याद रखनी है। अब देखो आगे क्या है, आगे कह रहा है कि भरतपुर में 7 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर की स्थापना की जाएगी। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। और इसके लिए ये आपको याद रखना है। यह याद नहीं रखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पूछा जाता है कि एपीकल्चर के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो वो कहाँ पे की जाएगी? अपने
भरतपुर में की जाएगी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर। और शहद के गुणवत्ता परीक्षण हेतु मोबाइल लैब भी संचालित, और इसके साथ साथ शहद की गुणवत्ता मधुमक्खी पालन के लिए, एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन होता है, ठीक है। तो एपीकल्चर सेंटर की एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर सेंटर की स्थापना तो कहाँ की जाएगी, भरतपुर में होगी। और इसके साथ साथ भरतपुर के अंदर ही मोबाइल लैब से भी स्थापित की जाएगी, जो क्या करेगी, शहद की गुणवत्ता का परीक्षण करेगी। और एक देखो श्री गंगानगर जिले में क्या क्या है, शहद परीक्षण प्रयोगशाला, शहद परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना का प्रावधान कहाँ किया गया, श्री गंगानगर जिले में। आप मुख्य रूप से ये जो अपना है मिशन था खाद्य प्रसंस्करण वाला, ये महत्वपूर्ण है, आप इसका ध्यान रखें। इसमें से क्वेश्चन उठ सकता है कि कौन से जिले में क्या स्थापित किया जाए, तो वेरी मोस्ट है ये, आप इसको विशेष तौर से देखें कि कहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर, कहाँ पे शहद परीक्षण प्रयोगशाला गंगानगर में। तो इस तरह की चीज़ें आपको याद रखनी है, ये महत्वपूर्ण है, इसमें डेटा अच्छे हैं। अब ये तो हो गए मिशन। अब किसानों के लिए बिजली की अपन बात कर लेते हैं। ये 11 मिशन थे, इन 11 मिशनों के आधार पर ही सरकार विभिन्न कार्य करेगी और 5,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे। तो किसानों के लिए बिजली हमने उसमें पढ़ा पहले, जो पिछला बजट था, पिछला जो वीडियो था उसमें अपन ने पढ़ा कि बिजली के लिए 50 यूनिट तक फ्री किया गया, उसके बाद में 3 रुपये अनुदान है, उसके बाद में 2 रुपये अनुदान है, और उसके बाद में स्लैब के आधार पर अनुदान है, ये किया गया। तो यहाँ किसानों के लिए क्या है कि 1 लाख किसानों को सोलर पंप स्थापित करने के लिए 60% अनुदान दिया जाएगा। 1 लाख किसान, अगर कुसुम योजना के तहत सोलर पंपों की स्थापना की जाती है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण योजना अगर सोलर की दृष्टि से भी चल रही है तो वो कौन सी है, कुसुम स्कीम, कुसुम योजना। 3 कंपोनेंट है, ए, बी और सी। अपन इसको इकोनॉमिक सर्वे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो कुसुम योजना के तहत सोलर पंप स्थापित किए जा रहे हैं और इसके लिए 60% अनुदान सरकार के द्वारा दिया जाएगा। कितना अनुदान दिया जाएगा, 60%। सबसे बड़ी बात, कुसुम योजना के तहत जो अनुदान दिया जाता है ना, 30% केंद्र सरकार देती है, 30% राज्य सरकार देती है और 40% कैंडिडेट का खुद का होता है। तो वही चीज़ 60% इसमें आ रही है। और इस 40 में से भी कैंडिडेट को 30% क्या दिला दिया जाता है, लोन दिला दिया जाता है बैंक से, और सिर्फ उसको कितना खर्च करना पड़ता है, 10% राशि खर्च करनी पड़ती है। फिर भी नहीं लगाए तो नहीं लगाए, इतनी अच्छी स्कीम ये है। आगे है कि 9 वर्ष में से अधिक की पेंडेंसी खत्म करने के लिए 22 फरवरी 2022 22 तक के समस्त बकाया विद्युत कनेक्शन 2 वर्षों में जारी करने की घोषणा की गई। ये कोई विशेष नहीं परीक्षा की दृष्टि से कि 2 साल में सारे विद्युत कनेक्शन जारी कर दिए जाएंगे खेती वाले। आगे है 17 जिलों में 1 वर्ष में ही दिन में सिंचाई के लिए बिजली, अभी देखो 16 जिलों में आ रही है, 16 जिलों में दिन में विद्युत आ रही है। तो ये क्या इन्होंने कहा कि जो पीछे जो 17 जिले रह गए, उन शेष 17 जिलों में आगामी 1 साल के अंदर दिन में लाइट दे दी जाएगी, ताकि किसानों को रात में बिजली के लिए परेशान नहीं होना पड़े। ठीक है, अगला देखो, हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कताई बुनाई, रंगाई छपाई आदि पर भी आजीविका के लिए निर्भर लोग रहते हैं। तो आगामी वर्ष से अकृषि क्षेत्र में भी 1 लाख परिवारों को 2,000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त ऋण वितरित किए जाने की घोषणा कर। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आप इसको याद रखना। देखिए सरकार एक स्कीम चलाती है, किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड, ये किसान क्रेडिट कार्ड किसके लिए होते हैं, किसानों के लिए होते हैं, और उनको ब्याज मुक्त फसली ऋण मिलते हैं। इससे क्या होता है, ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त होता है किसानों को। पिछली बार सरकार ने क्या किया, पशुपालन पे भी ये लागू कर दिया। किसके लिए कर दिया, पशुपालकों के लिए भी इसको लागू कर दिया। और अब की बार बजट में सरकार ने पशुपालकों के साथ साथ इनके लिए भी लागू कर दिया। कौन से, जो हस्तशिल्प का काम करते हैं, हाथ से शिल्प कार्य करते हैं, लघु उद्योग हैं, कताई बुनाई का काम, रंगाई छपाई, और इनके द्वारा जो आजीविका, यानी इन 4 क्षेत्रों को भी आपको याद रखना है कि सरकार के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड की तरह इनके भी स्कीम जारी कर दी है। और 1 लाख परिवारों को 2,000 करोड़ रुपए से ब्याज मुक्त फसली ऋण जो है वो वितरित
किए जाएंगे। जैसे किसानों को मिलता है ना, ठीक उसी तरह पशुपालकों के लिए पिछली बार लागू हुआ था और अब की बार किसके लिए कर दिया, हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कताई बुनाई और रंगाई छपाई से अपनी आजीविका चलाने वाले लोगों के लिए। तो इनके लिए भी ये चीज लागू हो गई। ये चीज याद रखनी, ये मोस्ट चीज है, महत्वपूर्ण है, इसको पूछा जा सकता है। फिर अगला है, राज्य में सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता सुनिश्चित कर कृषकों को आर्थिक उत्थान हेतु राजस्थान इरिगेशन रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम प्रारंभ किया था। देखो सिंचाई की कमी है और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान इरिगेशन रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। तो इसका सिर्फ नाम में आपको याद होना चाहिए, बाकी जगह इसमें इन्होंने कोई बताई नहीं है। नवनेरा, गलवा, बीसलपुर, सरदार लिंक, महलपुर बैराज और रामगढ़ बैराज के 9600 करोड़ रुपए में कार्य किए जाएंगे। ये विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं वो मतलब पानी के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन ये कोई विशेष नहीं है, आपको याद नहीं रखना है इसको। अब देखिए ये आ रही है सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये याद रखनी है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। यदि वर्तमान में कोई परियोजना सबसे ज्यादा चर्चित है तो वो है ERCP, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। ये जो योजना है ये 13 जिलों की योजना है। कितनी जिलों की योजना है? 13। पूर्वी जो 13 जिले हैं वहाँ की नदियों को आपस में जोड़कर और एक पूरी स्कीम चलाना जिसमें पेयजल और सिंचाई की व्यवस्था वहाँ पर हो सके। और इसको लेकर बहुत ही घमासान अभी चल रहा है। ये प्रकरण काफ़ी चर्चा में है। पिछली बार अगर आपको याद हो तो RS 2018 जो मेंस है उसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, ये 10 नंबर का क्वेश्चन आया था RS 2018 में। तो पूर्वी 13 जिले हैं ना, उनके लिए सरकार ये कहा कि ERCP कॉरपोरेशन निगम का गठन करेगी सरकार। किसका करेगी? ERCP निगम का गठन करेगी। ठीक है, ये पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की योजना है। आगे है IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, कि किसान के खेत के कुल क्षेत्रफल का 10% या अधिकतम 1 हेक्टेयर तक ड्रिप या स्प्रिंकलर से सिंचाई करने पर ड्रिप स्प्रिंकलर पर 50% की सब्सिडी दी जानी प्रस्तावित है। यदि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के जो किसान है वो अपने कुल क्षेत्रफल का 10% करता है या अधिकतम 1 हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप या स्प्रिंकल यानी फव्वारा पद्धति से वो सिंचाई करता है तो उसको 50% सब्सिडी किस पे दी जाएगी? फव्वारा पद्धति पे दी जाएगी। 50% सब्सिडी उसको फव्वारा खरीद पे दी जाएगी। उसके बाद में राजीव गांधी जल संचय योजना। राजीव गांधी जल संचय योजना के तहत ये जल संरक्षण के कार्य करवाए जाते हैं। कौन से कार्य करवाए जाते हैं? देखिए नरेगा के तहत, मनरेगा जिसको बोलते हो आप, नरेगा के तहत इसका कन्वर्जेशन करके और नरेगा से इससे जल संरक्षण के कार्य करवाए जाते हैं। तो इसका कौन सा चरण शुरू करने की बात कर रहे हैं? दूसरा चरण स्टार्ट होगा। योजना का द्वितीय चरण शुरू किया जाएगा और 2600 करोड़ रुपए उस पर व्यय किए जाएंगे और लगभग 4500 गाँव के, कितने गाँव? 4500 गाँव के 20 लाख हेक्टेयर भूमि में 2 लाख जल संग्रहण व जल संरक्षण संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। 4500 गाँव में 2 लाख कार्य इसमें करवाएंगे। ठीक है, 4500 गाँव में 2 लाख कार्य कराएंगे और चरण कौन सा है? सेकंड। और किसके तहत होता है? ये नरेगा के तहत होता है, राजीव गांधी जल संचय योजना। कितनी पंचायत समिति में लागू होगी? 352 पंचायत समितियों में। देखिए 352 ही है। राजस्थान में पंचायत समितियों की संख्या कितनी है? 352। ठीक है, राज्य के कृषि उत्पादों जैसे ईसबगोल है, जीरा, धनिया और फल सब्जी, इनके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने का एक मुख्य साधन निर्यात। ठीक है, पेस्टिसाइड रेसिड्यू टेस्टिंग एंड एनालिसिस हेतु 12 करोड़ रुपए की लागत से कोटा व जोधपुर में, ये याद रखना आपने, कोटा और जोधपुर में फाइटो सैनिटरी लैब्स। फाइटो सैनिटरी लैब्स कहाँ स्थापित की जाएगी? कोटा और जोधपुर में फाइटो सैनिटरी लैब्स स्थापित की जाएगी। जो कृषि उत्पाद है जैसे ईसबगोल है, जीरा है, धनिया है और फल सब्जी, इनके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोटा और जोधपुर में फाइटो सैनिटरी लैब, फाइटो सैनिटरी लैब, फाइटो सैनिटरी लैब कहाँ स्थापित की जाएगी? कोटा और जोधपुर में स्थापित की जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, आगामी 2 वर्षों में शेष रहे 4171 ग्राम पंचायतों पर GSS, ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समिति होती है। क्या होती है? ग्राम सेवा सहकारी समिति। सरकार ने घोषणा की है कि आगामी समय में अभी कितने बाकी है? 4171,
4171 ग्राम पंचायत मुख्यालय पर वर्तमान में जीएसएस नहीं है, तो आगामी समय में इन पे भी जीएसएस की स्थापना की जाएगी। तो ये कोई परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, याद नहीं रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात। ग्राम सेवा सहकारी समिति हेतु निर्धारित अंशदान 5 लाख रुपए से कम करके 3 लाख तथा न्यूनतम सदस्यों की संख्या 500 से कम करके 300 किया जाना प्रस्तावित है। ये महत्वपूर्ण चीज है। देखिए, कोई भी ग्राम सेवक सहकारी समिति खोलनी है तो उसके लिए जो अंशदान है, दो चीजें होती है, एक होता है अंशदान और एक होता है सदस्य संख्या। तो सरकार ने निर्धारित कर रखी है, अंशदान सरकार ने निर्धारित किया था 5 लाख, और इस 5 लाख को कम करके सरकार कह रही है 3 लाख में ही कर देंगे। अब 3 लाख के अंशदान के साथ ही ग्राम सेवा सहकारी समिति खोली जा सकती है। और जो सदस्यों की संख्या थी वो कम से कम 500 थी, इस 500 को घटा के कितना कर दिया, 300 कर दिया। तो 5 से 3 कर दिए दोनों, ये याद रखना, ये मोस्ट चीज है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति की स्थापना के लिए सरकार ने जो संशोधन किया है उसमें क्या है कि 3 लाख 5 लाख की जगह अंशदान 3 लाख और सदस्य संख्या 500 की जगह 300 कर दी गई है। देखिए, ग्राम सेवा सहकारी समिति जो सहकारी समितियां हैं उसके लिए अपने 97वां संविधान संशोधन लाया गया था। कौन सा? 97वां संविधान संशोधन। इसके तहत इनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जैसे ग्राम पंचायतों को किया गया उसी तरह इनको 97वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ये भी एक संवैधानिक संस्था है और इनके लिए अनुच्छेद है 43B। आगे देखो, एक मिनट, ये हो गया ग्राम सेवा सहकारी समिति का हो गया। अब आगे चलते हैं अपन। देवली उनियारा टोंक में कृषि विज्ञान केंद्र खोला जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको ये भी याद रखनी है, कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ खोला जाएगा? देवली उनियारा, ये कहाँ पे है? टोंक जिले में देवली नाम है, जगह का नाम है, वहां पे ये खोला जाएगा। और नाथद्वारा कहाँ पे? राजसमंद में, यहाँ खोला जाएगा पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान, पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि सबसे पहली चीज कृषि विज्ञान केंद्र तो कहाँ खोला जाएगा? देवली में, जो कहाँ पे है? टोंक में। और पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ खोला जाएगा? नाथद्वारा, जो कहाँ पे है? राजसमंद में। आगे चलिए, आगे देखो, राजसमंद में 30 करोड़ रुपए की लागत से मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की जाएगी। आप ये ध्यान रखें कि बजट के अंदर जो जो इंस्टीट्यूट आ रहे हैं ना, वो इंस्टीट्यूट आप जरूर याद रख लें, क्योंकि सरकार इंस्टीट्यूट जरूर पूछने वाली है। आगे आने वाले जो जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें इंस्टीट्यूट ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि मिल्क प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट प्लांट जो है वो कहाँ लगाया जाएगा, पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ खोला जाएगा। तो ये दोनों के दोनों कहाँ खोले जाएंगे? राजसमंद में। एक तो पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान और एक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट, मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट और पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान, दोनों कहाँ खोले जाएंगे? राजसमंद में खोले जाएंगे। ठीक है। अब ये राजस्थान का राज्य पशु क्या है? ऊंट के पालन, संरक्षण और समग्र विकास हेतु ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति, ये पॉलिसी लाई जाएगी। ऊंटों के संरक्षण के लिए क्या लाई जाएगी? पॉलिसी लाई जाएगी। आपको ये बताना है कि राजस्थान में भारत के कितने % ऊंट है, कितने प्रतिशत ऊंट राजस्थान में है? सर्वाधिक राजस्थान में है, तो कितने % है? आगामी वर्ष में जिन ग्राम पंचायतों में गौशाला, पशु आश्रय स्थल का संचालन करने के लिए सक्षम एनजीओ उपलब्ध होंगे, वहाँ प्राथमिकता से 1-1 करोड़ रुपए की राशि से गौशाला, यदि कोई एनजीओ तैयार हो जाता है गौशाला स्थापित करने के लिए किसी ग्राम पंचायत में, तो वहाँ 1-1 करोड़ रुपए की लागत से गौशाला स्थापित कर दी जाएगी। ठीक है। तो वैसे ये कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है, याद रखने वाली चीज़ जरूरी नहीं है इसकी। दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक स्कीम चलती है, दुग्ध उत्पादक संबल योजना। कितनी क्या है? दुग्ध उत्पादक संबल योजना। देखिए, इस योजना के तहत सरकार 2 रुपए प्रति लीटर अनुदान देती है। कितने? 2 रुपए। अब इस 2 रुपए अनुदान को बढ़ाकर 5 रुपए कर दिया, ये याद रखना, मोस्ट चीज है। अब सरकार कितने 1 लीटर पे कितने रुपए का अनुदान देती है? 5 रुपए का अनुदान देगी। 2 रुपए प्रति लीटर के अनुदान को बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया? 5 रुपए की घोषणा की गई है। ठीक है। फिर उसके बाद में आगे देखिए, आगे है
पर्यटन क्षेत्र को संबल प्रदान करने के दृष्टिकोण से टूरिज्म एवं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इंडस्ट्री सेक्टर के रूप में पूर्ण मान्यता देने की घोषणा करता हूँ। अब भविष्य में इस क्षेत्र में इंडस्ट्रियल नॉर्म्स के अनुसार ही गवर्नमेंट टैरिफ और लेवीज देय होंगी। जो पर्यटन क्षेत्र है, पर्यटन क्षेत्र को पूर्ण रूप से क्या घोषित कर दिया, औद्योगिक क्षेत्र के अंदर पर्यटन को पूर्ण रूप से औद्योगिक क्षेत्र या उद्योग घोषित कर दिया। आपको पता होगा ये पहले से जो है उद्योग घोषित हो चुका है, लेकिन अभी तक वो फायदे नहीं मिल रहे हैं। तो लेकिन अब सरकार ने घोषणा की है कि पूरी तरह से इंडस्ट्री नॉर्म्स के अनुसार इनको फायदा दिया जाएगा। उनको एज ए इंडस्ट्री जो टूरिज्म जो इकाई है, उन सेक्टर है, उसको एज ए इंडस्ट्री माना जाएगा और इंडस्ट्री मानते हुए उसे फायदे दिए जाएंगे और उसी तरह से लेवी दी जाएगी। आपको लास्ट में ये बताना है, आप कमेंट्स करके ये चीज़ बताएं कि किस समिति की सिफारिश पर भारत में जो है वो इसको पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। किस समिति की सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया, कमेंट्स करके बताना। और ये अपना बजट पूरा हो गया है। अगर आप लोगों ने चाहा तो हम बजट पे एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में एक वीडियो और लेके आएंगे, ताकि बजट से संबंधित आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो। और ये सुनिश्चित मानिए कि आने वाली सभी परीक्षाओं में बजट से 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। और हमने जो 3 वीडियो आपको दिए हैं, इन तीनों वीडियो से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, भले आप ये अच्छी तरह से जांच कर लेना। तो आप इसको देखें और हमें कोई आपको लगता है कि कहीं कोई सुधार की गुंजाइश है, सुधार की आवश्यकता है, तो आप वो भी बताएं। बाकी अगर आपको अच्छा लगता है, आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें, ताकि हम भी जो है वो प्रोत्साहित हों और आप लोगों को हमारे अनुभव का फ़ायदा मिल सके और आगे जो है हम अच्छे से अच्छे जो मैटर है आपको उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद।